स्टार्ट करें। जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोये समस्ताय। दोपहर में स्पेशल सेशन है। चर्चाएं तो इतनी हैं कि कभी ख़त्म ना हो, लेकिन मैं 3 पॉइंट पर आपसे चर्चा भी करूँगा। स्वाध्याय, स्वास्थ्य और संस्कृति, 3 बातों पर अपनी चर्चा करेंगे। विषय तो बहुत सारे हैं, कोई ना कोई टॉपिक तो लेना ही होगा। कोशिश करूँगा कि समय होगा तो आखिरी में 15 मिनट दूंगा आपको। आप पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले स्वाध्याय की बात करेंगे। स्वाध्याय के मामले में युवाओं को मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। स्वाध्याय एक कोई जनरल स्टडी नहीं है, फॉर्मल स्टडी नहीं है। यदि आप जनरल और फॉर्मल स्टडी मानेंगे तो आपको कभी मज़ा ही नहीं आएगा इसमें। सभी लोगों के लिए समझे, स्वाध्याय अपने बारे में जानने का अवसर देता है हमको। ये तो कहने की हम पंचपरमेष्टि के बारे में जानते हैं, 4 अन्यों के बारे में जानते हैं, हम अमुक के बारे में जानते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने बारे में जानते हैं। स्वाध्याय की सबसे ज़्यादा लापरवाही है हमारे समाज में, हमारी भी नहीं कहें, पूरे वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड। मैं किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं करना चाहता, चाहे वो दिगंबर हो या श्वेतांबर हो या कोई हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम अपने लिटरेचर को नहीं देखते। तो मुझे आने से तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप सभी जगह झांक के देखोगे तो आपको तकलीफ नजर आएगी। और उस तकलीफ का एक कारण है स्वाध्याय का नहीं होना। इसका दूसरा रूप ये होता है कि फिर हम ट्रेडिशन में धर्म मानने लगते हैं। ट्रेडिशन का मतलब मंदिर जाना, शुद्ध भोजन करना, समझ में आया ना? पाठ करना, माला फेरना, तीर्थ यात्रा करना, और ज़्यादा हो तो दान दे देना, ये एक ट्रेडिशन है। और सही बताऊँ आपको, एजुकेटेड लोगों को इन ट्रेडिशन में मज़ा नहीं आता, नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। मैं भी एजुकेटेड हूँ, मुझे भी उसमें मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब स्वाध्याय होती है ना, स्वाध्याय, उसमें जब अपने बारे में पता लगता है तब वो ट्रेडिशन नहीं होता, वो नेचुरल होता है। अब दृष्टांत तो युवाओं को देख के वैसे ही देना चाहता हूँ, फिल्मी स्टाइल के आपके। मैं ज़बरदस्ती कहूँ इस लड़की से प्रेम करो तो थोड़ी होगा। नहीं, गाना गाओ, SMS करो, चैटिंग करो, है, लेकिन मन ही नहीं, मुझे तो आपको एंजॉय नहीं अंदर से, तो आप कैसे करेंगे सारी बात। ऐसे यहाँ पर जब आपको अपने आप से ही प्रेम नहीं है, अपनी शुद्धात्मा परमात्मा तत्व की खबर ही नहीं है, तो आप क्यों पढ़ेंगे, क्यों व्रत उपवास करेंगे, क्यों पूजा पाठ करेंगे? मैंने आपको भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन स्वाध्याय अपने बारे में जानने का अवसर देता है। स्वाध्याय के मामले में मुझे सबसे अच्छी बात है कहनी है आपसे, ग्रंथों में आप देखेंगे ना तो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। ट्रेडिशन, जिसको ट्रेडिशन रह गया वो दृढ़ चारित्र है वो, लेकिन शर्त क्या थी? सम्यक ज्ञानी होए। अभी हमारे समाज में अभी तो बहुत अच्छा माहौल है, पिछले समझ लीजिए 80-70-80 सालों में बहुत अच्छा माहौल है, पूज्य गुरुदेव श्री की वजह से स्वाध्याय की बहुत अच्छी परंपरा चल रही है, इससे बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन यदि स्वाध्याय नहीं हो
तो हमें अपने बारे में पता नहीं लगेगा और बाकी वालों के में भी ब्लाइंड फॉलोअर हो जाएंगे। सिंपल सी बात दूँ, मार्केट में एक मेमोरी कार्ड भी खरीदते ना तो उसके साथ एक लिटरेचर आता है। एक कुकर खरीदते ना, प्रेस्टीज कुकर, कोई सा भी प्रेशर कुकर, उसके साथ भी एक लिटरेचर आता है। एक मोबाइल खरीदते तो एक लिटरेचर आता है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद के लाओ, उसका एक लिटरेचर आता है। आप बिना लिटरेचर पढ़े हुए कार नहीं चला सकते, बिना लिटरेचर पढ़े हुए आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। मैंने सभी जगह ये दृष्टांत हुए मेरे। मुझे आपसे कहना है, क्या बिना लिटरेचर पढ़े, अपने बारे में पढ़े हुए भगवान बन जाएंगे? व्यवहार में वो तो जैन तो प्रकट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए लिटरेचर जरूर पढ़ो। नंबर 1। अब नंबर 2 की बात। आज से 8-10 साल पहले एक विद्यार्थी युवक ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, जैन धर्म कहाँ से कहाँ है, देखो विज्ञान ने चांद पे पहुँच गए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तमाम इतनी नई नई रिसर्च आ रही हैं, ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया। मैंने उसको सीधे सीधे कहना था कि जैन धर्म में कुछ नहीं। उधर देखो, आसाराम को देखो, आसाराम तो आजकल हालांकि हालत खराब है लेकिन उसने बोला था, वो देखो कितना समाज का काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारी बातें बोली उसने, मैं उतनी ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो मुझे आपसे उस प्रश्न का जवाब उसको भी दिया था और आपको भी देना है। सबसे पहले तो आप स्वाध्याय करिए, फिर आपको यदि लगता है कि इट इज़ रॉन्ग, मत मानना, आप बिल्कुल नहीं मानना। पहले स्वाध्याय करके नक्की करो। आप मेरे प्रवचनों में आप इतने दिनों से एक बात सुन रहे हो, मैं निर्णय पे वजन देता, मैं विचार पे वजन नहीं देता, मैं पढ़ने पे भी वजन नहीं देता हूँ, निर्णय पे वजन देना चाहता है। आप निर्णय करिए। जैन धर्म वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं फैल पाया, उसका एकमात्र कारण वर्ल्ड में इंग्लिश का बोलबाला है। जो भी रिसर्च होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, वे सब इंग्लिश में प्रेजेंट की जाती हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्राकृत और संस्कृत से स्टार्ट होता है, फिर थोड़ा बहुत यदि प्रेजेंटेशन है तो हिंदी में है, इंग्लिश तक हमारा प्रेजेंटेशन नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि यदि आप विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है इस समय। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप में से 10,000 50,000 बच्चे भी मुझे मिल जाए ना, 1 लाख बच्चे भी मिल जाएं, तो सबको 50,000 पर मंथ की मिनिमम जॉब तो मैं ही दे दूँ, मिनिमम। आपका केवल एक ही काम है, जैन दर्शन की स्टडी करिए और प्रेजेंटेशन दीजिए। मैं अभी तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक लाइन में तो कह ही सकता हूँ, मैं ये प्रूव करने के लिए तैयार हूँ कि वर्ल्ड का दी बेस्ट साइकोलॉजी जैन दर्शन है, दी बेस्ट जस्टिस जिसको आप लॉ कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, दी बेस्ट जैन दर्शन में है, दी बेस्ट फिजिक्स है, दी बेस्ट केमिस्ट्री है, दी बेस्ट फेस रीडिंग है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे जैन धर्म में नहीं। लेकिन दिक्कत ये है, वो सीक्रेट के रूप में समझ लीजिए, फार्मूले के रूप में समझ लीजिए, कोड वर्ड के रूप में है, ऐसे समझ लीजिए। 4 अभाव, अकेला 4 अभाव, अकेला सप्तभंग, अकेला अनेकांश 4 बार पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप ऐसी एक भी प्रॉब्लम बताइए जो मैं उसे सॉल्व ना करूँ, लेकिन दिक्कत वही हो, उसका प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देने होंगे आपको, हिस्ट्री आपको इंग्लिश में समझानी पड़ेगी, तो वर्ल्ड स्वीकार कर लेगा। बस इस कारण है, एक तो हम पढ़ते नहीं, फिर हमें दूसरों की तारीफ आती है, वो देखो कितने आगे बढ़ गए, वो देखो कितना अच्छा है, वहाँ विपश्यना चल रहा है, वहाँ ध्यान चल रहा है, वहाँ मेडिटेशन चल रहा है, और वहाँ जाते कि देखो पंडित जी लाखों फॉलोवर क्या डिसिप्लिन, ओह पंडित जी धर्म है तो वहाँ है, पर यही नहीं दिखता, वहाँ की सब जगह दिखता है। तो इसलिए मैं आप सबको प्रेरणा करूँगा कि आप केवल पढ़ें और ब्लाइंडली फॉलोअर होकर नहीं पढ़ें। कभी नहीं सोचे कि आचार्य कुमकुम ने कहा इसलिए सच्चा है, कान्जी स्वामी कह रहे हैं इसलिए सच्चा है। आप स्वानुभूत करके देखो कि वो सही है कि नहीं। तो ये तो हुई स्वाध्याय की चर्चा। मैं चाहता हूँ आप इंटरेस्ट लें, पढ़ें। पढ़ने के लिए 5 साल आजकल कोर्स चल रहे हैं यहाँ पर,
जो बच्चे नहीं जुड़े हों वो उससे जुड़ सकते हैं, जो बच्चियाँ नहीं जुड़ी हों वो जुड़ सकती हैं। 5 साल की पढ़ाई करिए, फिर आप विशेष स्टडी 5 साल में ख़त्म नहीं होगी। मैं तो चाहूँगा कि आप मेरे से जुड़ जाएं। 5 साल के बाद मैं आपसे वही सारे काम करवाना चाहता हूँ। यदि आप इंग्लिश में करें, हिंदी में करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपको सब्जेक्ट दूंगा जो जैन दर्शन की नई नई चीज़ों को निकाल करके बताएगा। यदि आप में से कोई विशेष इंटरेस्टेड हो, खासतौर से प्रोफेसर हो कॉलेज के, फिलोसफी के या किसी सब्जेक्ट बने से थिंकर हों, फिलोसफर हों, तो वो ज़रूर मेरा 1.5 घंटे का वो लेक्चर सुने जो मैंने उदयपुर यूनिवर्सिटी में दिया था। मैंने वहाँ पर पीएचडी के बारे में 1-1.5 घंटे चर्चा की। मैं पीएचडी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और पीएचडी कैसी होनी चाहिए इस पे मैंने बहुत चर्चा की। वो आप कभी कोई विद्वान शास्त्री हो तो वो सुन लेंगे। 1.5 घंटे का लेक्चर है वो, बहुत मैंने सब बात बताई उसमें। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे से जुड़ें तो मैं आपको पीएचडी कराऊंगा। पीएचडी मैंने सर्टिफिकेट तो यूनिवर्सिटी देती है, मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन की सर्टिफिकेट मिलेगा, उन्हें आपको मज़ा आएगा। रिसर्च करिए आप। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेट, आपको गहरे गोते लगाने, उसके लिए मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। स्वाध्याय की चर्चा पूरी हुई। अभी दूसरी पॉइंट है स्वाध्याय के बाद स्वास्थ्य। खास तौर से न्यू जनरेशन बैठी है, पहले मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बेटे यदि आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हों तो 3.5 साल का एक कोर्स है नेचुरोपैथी का। अभी आप बच्चे हैं, युवा हैं, छोटी उम्र है, आप 3-3.5 साल में हंसते खेलते करेस्पॉन्डेंस से पढ़ लेंगे। मार्केट में या आजकल तो यूट्यूब पर सब हाजिर है, बी स्वरूप राज चौधरी। आप इसको यूट्यूब पर खोल के देखिए। ये व्यक्ति पहली बार मुझे ऐसा मिला है, मुझे बड़ा खुशी, बड़ी प्रसन्नता है, पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो विदिन 72 आवर्स डायबिटीज़ को सफाई कर देता है। ओनली विदिन 3 days डायबिटीज़ टोटली ख़त्म कर देता है। वो दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं चाहता हूँ बी स्वरूप राज चौधरी को आप ज़रूर सुने। नेचुरोपैथी का आप कोर्स कर ले, उसके लिए मैं एड्रेस आपको दे सकता हूँ। घर बैठे कर सकते हैं, बहनें कर सकती हैं, भाई कर सकते हैं। आपको 3.5 साल के बाद ये समझिए कि 1 करोड़ रुपए की बचत में होगी। मैक्सिमम तो ज़्यादा भी होगी, लेकिन मिनिमम 1 करोड़ की बचत होगी। उसमें कुछ नहीं सिखाना है, कुछ मोटी मोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं 3.5 साल में, जिसमें मेन चीज़ है लाइफ स्टाइल। दूसरा है आपका खाने पीने का तरीका। देखो मैंने अभी पिक्चर दिखाने की व्यवस्था की है, आधा घंटा आप पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस समय जो भी मार्केट में चीज़ें आ रही हैं खाने पीने की, वे सीधे सीधे कैंसर दे रही। आपने पढ़ा होगा मुश्किल से 3 या 4 सप्ताह पहले संडे का न्यूज़पेपर, वो संडे उसमें आया था जो कॉस्मेटिक होते हैं, कॉस्मेटिक, इसमें नैनो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, नैनो नाम से रखा है उसमें, नैनो नाम से, और वे टोटली सीधी कैंसर दे दी। इंडिया में जो भी लिपस्टिक आ रही है, क्रीम आ रही है, पाउडर आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है सीधे रिलेट करते हैं। अमेरिका में केवल 2 नैनो डालने के लिए अलाउ है, गोल्ड और आयरन। आयरन और गोल्ड दोनों फिजिकली नुकसान नहीं करते, लेकिन गोल्ड बहुत महंगा होता है, भारत में उसका इस्तेमाल नहीं करते, शीशा का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ख़तरनाक है। उसमें लिखा है, आप पढ़ना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, संडे का न्यूज़पेपर है, फुल डिटेल 3rd पेज पे है, दैनिक भास्कर में छपी, मैंने पढ़ी। अब हमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं इसे धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, आप लगाओगे तो नरक चले जाओगे, लगाओगे तो पाप लगेगा। हाँ, पाप माप नहीं लगेगा, लेकिन कैंसर होगा आपको। मेरी रिपोर्ट नहीं, उधर की रिपोर्ट। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, मैं जैसे कॉलेज में प्रोफेसर था तो मेरे बचपन से एक आदत थी, मैं किसी की नहीं मानता था, ग्रंथों की भी नहीं मानता था। किसी का मतलब कोई मेरे को हरास नहीं कर सकता कि, या मेरे को प्रेशर नहीं कर सकता कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ये त्यागना पड़ेगा। लेकिन मेरी लाइफ में जो कुछ भी त्याग आया है वो केवल न्यूज़पेपर से आया है। मैंने अपने विंडो खोल के रखी मैं हर चीज़ को जानना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जिसको हम कहते हैं नैरो मेंटेलिटी, कंजर्वेटिव नेचर नहीं मेरा।
मैं बिल्कुल जानूंगा सब चीज़। और मैंने ये देखा कि जब मैं खुल के जानता हूँ ना, तो मैं हार्डली फॉलो अप करता हूँ उसे और बहुत मज़े करता हूँ। तो मेरी लाइफ स्टाइल में नेचुरोपैथी का असर है। नेचुरोपैथी में मैंने आज से 30 साल पहले, समझ लीजिए 30 नहीं था, हाँ लगभग 25 साल, 20-25 साल पहले एक बुक पढ़ी थी मैंने, एडोल्फ जस्ट की। एडोल्फ जस्ट की बुक, उसका नाम है रिटर्न टू नेचर। इस पुस्तक ने मेरे जीवन पर बहुत क्रांति की। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, प्रकृति की ओर लौटिए हिंदी में है। आप इसे ज़िंदगी में मिल जाएगी, आपको पढ़ना जरूर इसे। ऑनलाइन मिलती है आजकल, क्या कहलाती है, PDF बहुत मिल जाती है। मेरे से लो तो मैं दे दूंगा PDF, लेकिन हिंदी में ले लेना, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। इस बुक में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है जैसे दिगंबर मुनिराजों को देख करके लगभग 150-200 साल पहले एडोल्फ जस्ट हुए, उन्होंने मानो हमारे मुनिराजों को देख कर लिखा हो। मैंने हमारे कपड़े, रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, उसमें यही लिखा पूरा। तो ये आप नेचुरोपैथी जरूर सीखें। मैंने नाम बता दिया, उसको आप सर्च कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। जो बुजुर्ग भी सुन रहे हैं वो भी इसको सर्च कर सकते हैं। डायबिटिक वाली जरूर कर लेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों कि डायबिटीज़ यदि होती है ना, तो उसकी दवाओं के बाद ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के बाद हमारा लीवर हार्ट होता है। आजकल आप देख रहे हो लीवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत हो रही है। सीधे 5-5 लाख, 25-25 लाख मिल रहे हैं उनको। लीवर बदलने के नाम पे मौत हो रही है। फिर लीवर की दवाई खाते हैं तो किडनी फेल होती है, फिर किडनी की दवाई खाते हैं तो कैंसर कंपलसरी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से किसी को भी कैंसर हो, इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल बचें आप। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी बात तो ये बता दी आपको, जान ले में मेरे से विस्तार से तो मेरे पहले के प्रवचन हैं, लेक्चर, प्रवचन तो नहीं कहूँगा, लेक्चर हैं, वो आप सुन भी सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी बात है। यदि आपको अस्थमा नहीं चाहिए, अस्थमा समझते हो ना, हार्ट क्या बोलते हो, दमा की बीमारी, श्वास की बीमारी, यदि आप नहीं चाहते हो तो आप सबको एक सजेशन है, बस टोटली बहुत सिंपल सजेशन है। ज़िंदगी में आपको हार्ट, वो क्या कहलाता है, फेफड़ों की प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम नहीं हो। सभी लोग सुन ले ध्यान से। प्रकृति में श्वास की बीमारी किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती है केवल इसलिए कि जब हमें रनिंग नॉइज होती है ना तो अच्छी नहीं लगती, बार बार छींक आती है, बार बार सर्दी हो जाती है। आपने देखा हो जब पहली बार पानी बरसता तो उस दिन बहुत सर्दी हो जाती है, छींक आने लगती है। ये प्रकृति में बहुत अच्छा होता है। 4 महीने या 6 महीने या 3 महीने की जो ऋतु परिवर्तन होती है, उस ऋतु परिवर्तन के बाद आपके शरीर में जो चेंजेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है उसको, तो पुरानी सफाई करता है। इतना सिंपल गणित है। बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। पानी बरसे तो, हवा चले तो, ठंड आए तो, गर्मी आए तो। आपने देखा हो जब भी ऋतु परिवर्तन होती है तो जनरली सर्दी हो जाएगी या फिर किसी को बुखार आ जाएगा। बस 2-3 बीमारियों से ज़्यादा नहीं होती, बस 2 मेन हैं बस। अब हम इसको समझते नहीं, हम समझते नहीं तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते। यदि आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सही है, मैंने मार्केट का खान पान ना हो, और आप एक्सरसाइज करते हो बढ़िया, एक्सरसाइज कोई मत रोकना, सबको एक्सरसाइज चाहिए, सबको करना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, महिलाओं के लिए भी ख़राब हो गई। महिलाओं के लिए पहले जो कूटना पड़ता था, पीसना पड़ता था, बहुत सारे काम अपने हाथों से करने पड़ते थे, कपड़े धोने पड़ते थे, तो उनकी वो दी बेस्ट एक्सरसाइज थी। आज की तारीख में महिलाओं को कपड़े मशीन धो देती है, झाड़ू वो कौन लगा देता है, वो क्या कहलाता है, वो वैक्यूम क्लीनर वो लगा देता है, मिक्सी मसाले पीस देती है, आटे की चक्की में आटा पिस जाता है। अब काम केवल इतना सा रहता है, इतना, तो एक उंगली तो स्वस्थ रहती है क्योंकि उसकी एक्सरसाइज होती रहती है। बाकी की बड़ी परेशानी, अब कपड़ा निचोड़ना नहीं बचा, वो मशीन सुखा कर देती है, तो आपको फिर करना चाहिए। मैं बहुत घर जैसी बात कर रहा हूँ, आपको करना चाहिए। डे टू डे लाइफ में आपने नरेंद्र मोदी को सुना होगा, उन्होंने बच्चों से कहा था कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पसीना बहाना, आधा घंटा पसीना आना ही चाहिए। आप कितने AC में रह रहे हो, कहीं रहते हो, लेकिन आधा घंटा पर डे पसीना निकलने दो। आधा घंटा पसीना निकलने का मतलब है अब आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपने देखा हो बुखार आने पर आप ऐसी दवाइयाँ खाते हैं गर्म डोज जिससे पसीना आता है, तो आप रोज़ निकलने दो, उसमें क्या दिक्कत है। रही बात सर्दी की, सर्दी बीमारी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें, सर्दी बीमारी नहीं है।
सर्दी एक प्रकार का क्लीनर है बॉडी के अंदर अंदर। आप हाथ डाल करके लीवर साफ़ नहीं कर सकते, श्वास नली साफ़ नहीं कर सकते, लंग्स साफ़ नहीं कर सकते, किडनी साफ़ नहीं कर सकते। तो प्रकृति ने कैसी सुंदर व्यवस्था रखी है कि ऑटोमेटिक वो सफाई करके यहाँ से निकालती। इतनी सी बात समझ ले। तो जब नाक बहती ना तो हमें शर्म आती, थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता बार बार। तो मम्मी सबसे पहले उसके ऊपर दुष्प्रयोग मम्मी करती है। जैसे इतना सा गुड्डू होता है, छोटा सा पप्पू बड़ा सुंदर सुंदर गुलाब का फूल जैसा, तो उसकी जो बार बार सेवड़ा आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी सबसे पहले उसके लिए लौंग का पानी, सौंठ का पानी, ऐसा कोई ना कोई आइटम उबाल करके दूध में सौंठ डाल के, लौंग डाल के, ऐसे कुछ ना कुछ डाल के उसे पिला दी। तो वो जम गई, वो जो निकलने वाली थी ना वो यहाँ जम गई, चेस्ट में जम गई, फेफड़ों में, लंग्स में जम गई वो। अब मम्मी खुश, क्योंकि अब दिख नहीं रहा है। लेकिन आपने देखे अब बच्चे को सूखी खांसी चालू हो गई। अब बच्चा जम गया ना तो श्वास नली में सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो अब वो खांसता है। कभी आपने देखा है वो सूखी खांसी होती है, रात को सोते समय कफ निकलते ही नहीं, वो खांसना पड़ रहा है आपको, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो मैं एक दूसरी सजेशन दूंगा कि जब भी किसी को सर्दी हो, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ठंडे फल कोई नहीं खाने, माने फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने। हाँ, एक चीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं और करें तो सबसे अच्छा है कि 3 दिन तक ओनली नींबू पानी पिए बस। नरेंद्र मोदी को आपको पता है, पहली बार जब अमेरिका गए थे चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका गए थे, उसी समय उनकी वो लग गई थी नव दुर्गा, क्या बोलते हैं, नवरात्रि, याद होगा आपको, नवरात्रि लग गई। वर्ल्ड ऐसे देख रहा था, हजारों लाखों मीडिया के लोग ऐसे देख रहे थे कि 18 घंटा पर डे काम किया उसने, और केवल नींबू पानी में, नींबू पानी, ओनली नींबू पानी। आप नींबू को कमज़ोर नहीं समझिए, मेरे से पूछोगे ना तो 99% बीमारियों की दवाई है नींबू। पूछोगे तो बताऊंगा, मतलब कभी नहीं हो आके पिंपल, आँख पे चश्मा नहीं लग सकता। यदि आप रोज नींबू का सेवन करते हो खाली पेट, चश्मा नहीं लगेगा, और लग गया तो उतर जाएगा। 9 नंबर उतरा है, 9 नंबर, 9। नींबू का बहुत अच्छा तरीका है, मुझे बहुत पसंद करता हूँ मैं नींबू। सुबह सुबह कुनकुने पानी में दर्शन पूजन करने के बाद, कभी भी जब आप चाहो, पहली बार जब भोजन करें, पानी पिए, कुछ करें, 1 या 2 गिलास नींबू का पानी बना लीजिए। शक्कर मत डालिए, गुड़ मत डालिए, उसमें कोई चीज़ मत डालिए, और सिप करके पियो, आराम से पी लीजिए आप। फिर निचोड़ते समय जो हाथ में थोड़ा सा नींबू लग जाता है ना, उसको काजल की तरह आँखों में लगा दो। तो हल्की सी आपको तकलीफ होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ नहीं होगी, मैंने कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चश्मा नहीं लगेगा, चश्मा होगा तो उतर जाएगा, और आपको हो जाती है ना कौन से मोतियाबिंद वगैरह, कभी नहीं होगा। इतनी सस्ती दवाई, एक नींबू का इस्तेमाल रोज़ कर लो, कुछ नहीं है। तो आप 3 दिन तक यदि सर्दी हो गई तो आप नींबू पानी उबला हुआ गर्म पानी में डाल के पी लीजिए और उपवास कर लीजिए 3 दिन। रत्नत्रय का व्रत हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं माने तो आप एक काम कर सकते हैं, 3 दिन आपको कोई चीज़ नहीं खानी है, फाइबर वाली भी चीज़ें नहीं खानी है। इसका मतलब यह है कि पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं, वाइट सेल्स, चाहे वो किडनी में हो, लीवर हो, इधर हो, सब जगह वो पूरी सफाई का काम चालू हो जाएगा। सफाई हो जाएगी ना, आप 3 दिन रेस्ट लेंगे, बॉडी में जो पचाने में शक्ति जाती थी और जो काम में शक्ति जाती थी वो बचेगी। तो फुल सेना, पूरी की पूरी सेना वाइट सेल्स वाली, वो पूरे शरीर को 3 दिन के अंदर, जैसे अपन गाड़ी को कितने दिन महीने में सर्विसिंग कराते हैं, करवाते नहीं कराते गाड़ी को सर्विसिंग, ऐसी इसकी सर्विसिंग हो जाएगी। आप ऑटोमेटिक 3 दिन में मस्त हो जाएंगे, आंखों से लेकर के पूरी बॉडी सही होती है। इसका नाम है सर्दी। आपने देखा हो घरों में मम्मी, आपको भी मेरे ख्याल से, और बच्चों को बारिश जब आती है, पहली बारिश, नहाने नहीं जाने देती, मत जाओ सर्दी हो जाएगी, हो जाएगी। अब नहीं जाएगा तो रहेगी। आपने देखो पहली बार जब नहाते हैं बच्चे मस्त होकर के, तो फिर वो रात शाम को जब घर आते तो छींकने लगते हैं, सर्दी हो जाती, वो अच्छी चीज़ है। आपको पता है, यदि यहाँ कोई डॉक्टर हो तो नाराज मत हो ना, मतलब एलोपैथी के पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर के पास, ओ तुम्हारी नाक की हड्डी बढ़ गई है,
केला नहीं खाइए, आपको मार्केट में ये क्या करते हो, क्या हो जाता है, यानी क्या कहते हो, आपको नहीं खाना चाहिए, उसके लिए क्या कहते हैं ऐसे कुछ, ये चीज़ अमुक अमुक नहीं खाना। तो कितने लोग ऐसे कि सर्दी से बचने के लिए केले नहीं खाते, नींबू नहीं खाते, और भी जाने ऑर्डिनरी थिंग नहीं खाते, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। तो आप ये समझ लेना, हम कह रहे हैं आप खाइए, लेकिन 3 दिन केवल। फिर सब्जियों को उबाल लीजिए, उनका पानी, ओनली पानी, 200 से 400 ग्राम सब्जियाँ जो भी आपको पसंद है डाल दो, पानी डाल दो आधा लीटर और उबल जाने दीजिए, और उसको पानी छान लीजिए। वो पानी ग्लूकोज का काम करता है। ज़िंदगी में कभी ग्लूकोज नहीं चढ़वाना, आप कभी ग्लूकोज चढ़वाने की ज़रूरत नहीं। यदि कभी किसी को ग्लूकोज की ज़रूरत हो तो जो भी सब्जियां हो 500-600 ग्राम, जो भी सब्जियां अवेलेबल हो, उन्हें आप 1 लीटर या आधा लीटर पानी डाल के उबाल दीजिए, अच्छे से उबल जाने, उन्हें छान लीजिए। ये दी बेस्ट ग्लूकोज है। ऐसी चीज़ें आपको उसमें बहुत सारी पड़ेगी। तो एक सर्दी का कभी इलाज नहीं करिए, केवल 3 दिन का ब्रेक दीजिए थोड़ा सा बॉडी को। और अब लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं और ब्रेक नहीं देते बॉडी को। परिणाम ये निकलता है, आप देख लेना, अभी भी मिल जाएंगे ऐसे लोग यहाँ बैठे भी हों, पंडित जी हमारी तो 10 साल से सर्दी नहीं मिट रही, हर 15 दिन में हो जाती है, 5 दिन में हो जाती है, ज़रा कुछ खाते हैं तो हो जाती है। वो हो इसलिए जाती है क्योंकि आप शरीर को स्टॉपेज नहीं देते, ब्रेक नहीं देते। तो ये दूसरी चर्चा मेरी थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी हुई। जिन्हें पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम हो तो समझ लें, नींबू पीना भी है, लगाना भी है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो तो नींबू लगाना है बस। मेरा नींबू बहुत काम करता है। मैं क्या करता हूँ, नींबू को पी भी जाता हूँ, फिर बचा छिलका रगड़ देता हूँ, चेहरे पे भी लगा देता हूँ, हाथ पैरों में भी बचता तो वो भी लगा देता हूँ। पैर फटते हो तो पैरों में लगा दीजिए यार। मैंने क्या कहा था, 99% रोगों की दवाई है वो फर्स्ट क्लास। नेचुरोपैथी हमें एक बात सिखाई गई, वो मैं आपसे कहता हूँ। नेचुरोपैथी इलाज नहीं बताता, रोग नहीं होने देता। समझ गए आप? मैंने आप ये मत सोचो कि हमें हार्ट अटैक की क्या दवाई है उसमें। वो कहेगा हार्ट अटैक हो नहीं, ये हम आपको बता रहे, और गारंटी हार्ट अटैक नहीं होगा। मिलोगे अलग से और तो मैं बताऊंगा आपको, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि मुझे कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। मैं बस इतना ही कि वो कॉन्फिडेंस का कारण है नेचुरोपैथी। तो आप भी उसे समझ लीजिए। 2 बात। अब तीसरी बात, हम संस्कृति की बात करेंगे। तो पहला डाउट तो मेरा यही है, आपको जितने लोग इतनी दोपहर में आए हैं तो ये विश्वास ही करता हूँ कि आपको महावीर भगवान अच्छे लगते हैं। यस और नो? आचार्य कुंकुंद अच्छे लगते हैं? पक्का? तो फिर मैं आपसे थोड़ी सी मिलिट्री जैसी बातें करना चाहता हूँ। मिलिट्री समझते ना, मिलिट्री मैंने अब मैं आपसे बलिदान चाहता हूँ, डेवोशन चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, युवाओं में तो ऐसा जोश होना चाहिए शिवाजी जैसा। कल शिवाजी जयंती थी ना, 23 मार्च, मैंने खून खोलना चाहिए। ऐसे नहीं, जैन धर्म में क्या रखा है, मंदिर में क्या रखा है, पूजा पाठ मन गमतु नथी ढोल। तो ऐसी शुष्क बातें नहीं। आपको कोई बात है मेरे से पूछ लो आप, बिल्कुल नहीं मानना। मैंने पहले कहा ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना, लेकिन मैं जानता हूँ बेटे, आपको धर्म तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप ब्लाइंड फॉलोअर हैं। ब्लाइंड फॉलोअर समझते हो? बोल दूँ, बुरा तो नहीं मानो तो आप ब्लाइंड फॉलोअर हो बेटे। जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे आप ब्लाइंड फॉलोअर। आप हीरो देख करके एक कान में पहनने लगते हो, जी ब्लाइंड फॉलोअर। क्यों पहनना चाहिए बता? कुछ पता ही नहीं। यदि वो फिल्मी हीरो 150 करोड़ रुपए लेकर के जीन्स पहनने लगा तो आप पहनने लगे। पता नहीं, वो हीरोइन माने बेश्या से भी गई हुई थी। बेश्या तो बहुत अच्छी होती है, आपको पता है। बेश्या का तो मैं प्रशंसक हूँ, लेकिन जी तो बेश्या से भी गई हुई थी है। न इससे अपने भाई का लिहाज, न बेटे का लिहाज, न पिता का लिहाज, कुछ नहीं। स्लीवलेस वो पहनने लगी तो उनको देख के तुम स्लीवलेस पहनने लगे। भाई एक छेद इधर निकला है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है, पीछे निकला है। जी क्या चक्कर है? कपड़े प्रदर्शन के लिए है या मर्यादा के लिए है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्लाइंड फॉलोअर हो। ये तुम्हारा धोनी कुछ करने लगे तो वैसे तुम करने लगे, फिल्मी हीरो कुछ करेगा तो वैसे तुम करने लगे। इस बात यही नहीं रुकेगी, बहुत आगे तक जाएगी। विराट कोहली ने कितने 200 करोड़ कितने करोड़ रुपए खर्च कर शादी करी। अब पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी करोड़ों उसके दीवाने हैं, पक्की बात है, मुझे भी पता है।
लेकिन मैं बच्चों आपसे पूछता हूँ, आपने एक दिन भी विराट कोहली और उसके मिसेज के साथ उनके सास ससुर को देखा, आशीर्वाद लेते हुए देखा, पैर छूते हुए देखा, भैया भाभी को देखा? किसी को नहीं देखा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लावारिस कौम के बच्चे थे बेचारे, अनाथालय के। कोई रिलेटिव ही नहीं, ऊपर से नीचे तक। जी गलत बात। इस मामले में अंबानी की अभी शादी हुई, गरीबों को भोजन करवाया, फला के ऐसा करवाया, इधर उधर पैसा खर्च नहीं किया, उसमें पैसा दिया तुम्हारे क्या कहलाता है शहीद फंड में। मैंने जो काम किया वो एक ऐसा लगता है कि कल्चरल तो हुआ कुछ, मैंने हमारा कल्चर नष्ट हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बात इतने से पे नहीं रुक रही है, कपड़ों की ड्रेस से लेकर के हर चीज़। मैं आपसे खोल के बहस नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। आप चाहो तो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप, मेरा भरोसा नहीं कर सकते ना, मत करो। इंटरनेट का तो भरोसा है आपको, तो गूगल पे जाके देखो ये पैंट के बारे में क्या क्या लिखा है, एक कान के बारे में क्या लिखा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जो कपड़े ऐसे पहनते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। आप क्या चाहते? आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, आत्मा के लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो तो बेशक करो, बेशक। फिर मत रुकना आप। मैंने पहले ही कहा था, मैंने जो भी कपड़े अपनाए या खान पान अपनाया, जो भी अपनाया, वो अब उसके पास, मेरे पास लॉजिक है उसके पीछे। तो एक बात है, अब इसी में थोड़ी सी बात और जुड़ जाती है, जिस पर मैंने जानता हूँ मैं आपको बहुत खतरनाक बातें बता रहा हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, आपको क्या लगता है आप अपने परिवार में कैसे शब्द इस्तेमाल करूँ मैंने, आप क्या चाहते हो कि आपका 8 साल का बच्चा भी कोई गंदे व्यवहार करे, अश्लील व्यवहार करे, अश्लील साहित्य पढ़े, अश्लील बातें करे? आप क्या चाहते? यदि आप नहीं चाहते तो फिर सिंपल सी बात, शादी के समय महिला संगीत के नाम पर वो दूल्हा और दुल्हन, क्या बोलते हैं आप उनको अंग्रेजी में, बर-वधू हिंदी ज़्यादा अच्छी है, बर-वधू, ये नाचने का क्या सेंस है? नाचने का क्या सेंस है? किस गीत पर नाच रहे हैं? फिर वो दुल्हन क्या बेस्या है जो सबके सामने अपनी कमर मटका रही है, कूले मटका रही है, वो मटका रही है, और फिर छू रही है, किस कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं? जी क्या है? 2-2 महीने जो सिखाते हैं उनकी, वे कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, कौन से हैं? फिर आपको पता है हस्बैंड तो बाद में छूता, वो पहले छूते, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। जी क्या है? और क्या फिर वो 8 साल का बच्चा देख रहा है कि हमारे चाचा चाची नाच रहे हैं, वही गीत उसे याद रह गया, वो नाचना याद रह गया। आपको पता है 8 और 10 साल के बच्चे 18 साल जैसे मैच्योर हो रहे, अकेले वो गाना बजा करके अपने एक किसी बहन को, सिस्टर को, कजिन को, पड़ोसी मोहल्ले के बच्चों को खेलने के टाइम वो वैसे ही नाचने लगते हैं, वैसे ही छूने लगते हैं, वैसे ही टच करने लगते हैं। मैं इस बात को नहीं सहमत हूँ। सगाई हुई है, अभी शादी नहीं हुई है, चाहे जैसे कपड़े पहनना, डबल बेड पर बैठकर फ़ोटो खिंचवा लेना, और जगह जगह वो पहले ही घूम फिर करके वो सारी पिक्चर बनवा के, जैसे आप प्री वेडिंग कहते हो, वो प्री वेडिंग ये हमारे कल्चर के ठीक खिलाफ है। किसी भी भारतीय कल्चर में, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे और भी तुम्हारी जो भी हो, किसी कल्चर में इसकी अनुमति नहीं। केवल एक फिल्मी कल्चर है वो, आपने वहाँ देख लिया, अब यहाँ अपने करने लगे। मैं क्या कहूँ आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पर हम सोचते हैं कौन पैसा खर्च करे, और उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते। महीने 2-2 महीने ट्रेनिंग लेंगे पहले दोनों के दोनों, फिर वो दिखाएंगे, वो पिक्चर दिखाएंगे प्री वेडिंग की, या डांस करेंगे। ये दोनों बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी ऐसी चर्चाएं बहुत हैं, मैं तो चाहता हूँ आप लोग डिस्कस करें। समझ में आती है आपको बात? मेरी बात गलत लगती हो तो मना कर दो आप। मैंने हम अपने बच्चों के सामने क्या कल्चर देना चाह रहे, और फिर मैं कह रहा हूँ आपको पता ही, आप सब समझदार हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चे सब कुछ समझने लगे। इंटरनेट की कृपा समझ लो, मोबाइल समझ लो, जो भी समझ लो। 5वीं 4वीं के बच्चे स्कूलों में बातें होती हैं, बोले खनिया थाना विद्यालय चलता है, और कक्षा 1 का एक स्टूडेंट 6 साल का, उसने एक लड़की को आई लव यू बोला। अब बोल दिया उसने, तो मैडम को रोने लगी लड़की,
6 साल की। टीचर को शिकायत कर दी उसने, तो टीचर ने उसे डांटा, अपनी मम्मी से बोलो आई लव यू। तो बच्चा रोने लगा, नहीं 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 ऐसा। फिर ये रिपोर्ट मेरे पास आई उस बच्चे की पूरी। तो मैंने टीचर को बोला, आपने उसको गलत डांटा। आई लव यू एक बहुत अच्छा शब्द है, अपने को आई लव यू नहीं रोकना चाहिए, बच्चों को आई लव यू बोलने देना चाहिए, सुनना पूरी बात। बस आपको इतना करना था, कॉमा लगा करके सिस्टर बोलवाना था। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आई लव यू के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना था, कॉमा लगा करके सिस्टर बोलवाना आपको। उस दिन से हमने क्या किया अपने स्कूल में, सारी प्राइमरी की टीचर आई लव यू बोलती हैं बच्चों से। जब भी बच्चों में झगड़ा होता है ना, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, मतलब वो पिक्चर में देखेगा बाद में। हमारे यहाँ आई लव यू की हवा पहले निकाल दी इसकी। बिल्कुल बोलेंगे, आई लव यू बोलो सिस्टर, बोलो आई लव यू, बोलो आई लव यू ब्रदर, बोलो आई लव यू ऑल, कोई दिक्कत नहीं। वो धीरे धीरे माहौल बन गया, खत्म। अब हमारे यहाँ कोई घटना नहीं घटी। हमारा मतलब है कि हमें छोटे छोटे बच्चे गलत समझें, उससे पहले हमें सही समझाना है। बहुत सिंपल सी बात कहूँ, हमारे गुरु एक बहुत सुंदर बात मुझे कहते थे हमेशा कि यदि हम अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे तो टेलीविज़न तो संस्कारित कर ही रहा है। हम नहीं सिखा पाएंगे तो हमसे पहले वो मोबाइल सिखा देगा, इंटरनेट सिखा देगा, ये सब सीख जाएंगे, चैटिंग वेटिंग करना। हम देखते ही रह जाएंगे। मैंने ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं, 94% बच्चों के साथ समय से पहले बहुत गंदी गंदी हरकतें होती हैं, अश्लील हरकतें होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 साल से एक पिक्चर निकाली कोमल नाम की, हर स्कूल में दिखाना कंपलसरी है। प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को दिखाते हैं वो, जिसको आपने सुना हो गुड टच एंड बैड टच। सत्यमेव जयते में भी आमिर खान ने वो एक दिन पूरा प्रकरण उठाया कि बचपन में बच्चों के साथ कैसी घटना होती है, पूरा 1 घंटे के एपिसोड में, और उसमें भी उन्होंने वो बात बताई, गुड टच एंड बैड टच। इसका मतलब मुझे क्या कहना वो समझो, आप बच्चों से उनके साथ डायलॉग करो, केवल आप बच्चों के भरोसे मत बैठो और ऐसे कोई काम मत करो, चाहे वो कपड़े पहनना हो, चाहे नाचना हो, बारातों में नाचना हो, या 2-3 बातें तो बताई दी थी, महिला संगीत और प्री वेडिंग, ये काम नहीं। साथ में एक बात और, मेरे ऊपर संस्कार डालने का काम मेरी माँ का। मैं कक्षा 6 पढ़ रहा हूँगा जिस समय, कक्षा 5 कक्षा 6, तब से मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। उस समय उम्र में ज़्यादा चीज़ तो समझ में नहीं आती, लेकिन प्रथमान युग मैंने स्टोरी वो समझ में आती है। मैंने पुराण बहुत पढ़ी। 2 महीने की छुट्टियों में पापा जी मुझे खेलने नहीं जाने देते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, गर्मी के दिन होते थे, और कुछ संगति मैंने दोस्ती करने नहीं दी, तो मैं 2 घंटे मतलब दिन भर दुकान पर बैठ कर वही पढ़ता है। फिर थोड़ा समझ में आई तो मैंने चरणान युग पढ़ा। चरणान युग में मैंने सबसे ज़्यादा सील के बारे में पढ़ा, तो उसकी छाप बचपन से अभी तक है। फिर मेरी माँ ने जो काम किया वो आप सबको बोल रहा हूँ, आप सबको भी बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर में आप कुछ पढ़ते हो, अपने बच्चे से डिस्कस करिए। मेरी माँ मेरे से डिस्कस करती थी, ऐसी घटना घट गई, फला की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, लव अफेयर हो गया, भाग गए, ऐसा हो गया। बेचारी माँ, उसी दिन से मंदिर आना मुश्किल है, प्रवचन में बैठना मुश्किल है। लोग जरा में पूछ लेते, क्यों तुम्हारी लल्ली का क्या हुआ? वो बेचारी डिप्रेस हो जाती है। मैंने इतनी छाप छोड़ दी वो उन गलत घटनाओं की कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कभी। मैं सोचूं भी कि बोलूं कि देखूं कि बात करूं, मुझसे हिम्मत ही नहीं पड़ती। मैंने हम समय समय पर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बच्चों को अमुक समाचार पर डिस्कस करें। यदि आप एक साथ बैठकर पिक्चर देख रहे हैं, देखते ही लगभग, तो देखते हैं, तो कोई गलत दृश्य आ रहा है तो आप उसे फॉरवर्ड मत करिए और बंद मत करिए। बच्चा देख चुका है या देखेगा, आप अभी डिस्कस करिए, क्यों बेटे ये जो दिखा रहे हैं इट इज़ पॉसिबल। फिर आप अपने अनुभव सुनाइए बच्चे को कि सुनो बेटे, रियल लाइफ अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। मेरा मतलब है कि जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को खुद खाना सिखाती है, ऐसे अपने बच्चे को हमें अवेयरनेस दिखानी चाहिए। बिल्कुल मैं चाहूँगा 6-8 साल के बच्चे से आप ओपनली डिस्कस करिए, कैसे करिए, क्या क्या करिए। मैंने बाल संस्कार लिखा है, वो PDF आप ले सकते हैं, बाल संस्कार। एक PDF और है, स्ट्रेस फ्री लाइफ। किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस है तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप परेशान होने से अच्छा है पहले मेरे से मिल लो। मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा स्ट्रेस के लिए, बचाव करने के लिए। मैंने स्ट्रेस फ्री लाइफ पर भी लिखा है
मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख के छोड़ दी हैं जो आप ले सकते हैं। आप शादी भी करना चाहते हैं तो आज की तारीख में पढ़ने लायक। मैंने लिखा है गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य लेना तो उसके ऊपर लिखा है ब्रह्मचर्य प्रेरणा। लड़कियों के लिए 12-14 साल के बाद क्या अवेयरनेस होनी चाहिए फिजिकली और मेंटली, उसके लिए हमने लिखा है बहना भूल ना जाना। और लड़कों के लिए भी लिखा है किशोर सावधान। मैंने हम हर बच्चे को लेवल पे पढ़ाना चाहते, आप उसे पढ़ लीजिए। बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में बड़ा फ्रैंक हूँ, आप मेरे से खुल के बात करेंगे, आप कभी परेशान नहीं। तो ये तो हुई मेरी एक संस्कृति की बात, जिसमें खास तौर से मैं थोड़ी सी बातें की। बेटे कभी भी इंटरकास्ट मैरिज, लव अफेयर, इन चक्करों में नहीं पड़े। डिटेल में कभी पूछोगे तो मैं बताऊंगा आपको, एक एक बात पर डिस्कस करूंगा। और यदि आप पढ़ना चाहें तो मेरे वो लेख में सब लिखा है मैंने, क्योंकि इतनी सारी बातें मैं समझा भी नहीं सकता हूँ, तो मैंने सब डिटेल में लिखा है। पिक्चरें हमको इमोशनल बनाती हैं, क्या रखा है, सबका ब्लड एक सा है, ये तो अपन ने बांट दिया है मनुष्यों को, सब एक है। बेटे सब एक है, लेकिन सबकी लाइफ स्टाइल एक नहीं है, सबका कल्चर एक नहीं है, सुखी होने का रास्ता सबका एक नहीं है। यदि आप मटन खा सकते हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपने एक क्लिप देखी होगी, एक अपनी मारवाड़ी जैन की लड़की मुसलमान के साथ भाग गई, तो उन बहुत रो कर उसको समझाया, उसकी वीडियो बनाई, मोबाइल से बनाई, तो उसको बहुत समझाए तू कहाँ जा रही है, उसके झोपड़े में रहता है, खाने को भी कुछ नहीं है उसके यहाँ, ऐसा। तो वो लड़की फ्रैंकली कह रही हाँ मैं सब कर लूँगी, वो अच्छा है, मैं झोपड़े में रह लूँगी, तो तू मांस मच्छी, हाँ मैं मांस मच्छी खा लूँ, कैसे बोल रही। बेचारे रो के माँ बाप आगे क्या करते हो। मन इसका मतलब क्या निकला कि बच्ची कितनी इमोशनली ब्लैकमेल हो सकती है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बच्चियाँ बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ती होंगी, और अखबार पढ़ने में क्या पढ़ना चाहिए इन्हें वो भी पता नहीं होगा। आप में से 90% लोग या तो खेल पृष्ठ पढ़ेंगे या पिक्चरों का पृष्ठ, और थोड़ा सा राजनीति पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्लियर कट है, मार्केट में मेरे पास उसकी वीडियो है बहुत सारी, टेलीविज़न पर उस वक्त बहुत प्रसारण हुआ, लव जिहाद। एक जेल लड़की को यदि कोई मुसलमान शादी कर लेता तो उसे 15 लाख रुपए मिलते हैं। 50% लड़कियां जो इंटरकास्ट मैरिज करती हैं मुसलमानों के साथ, आदि जो भी, इनका तस्करी हो जाती है, तस्करी स्मगलिंग होती है। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, आप पूरा पढ़ लीजिए। जितने आतंकवादी हैं इनकी मैरिज नहीं होती लगभग, और इन जंगलों में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं। तो ऐसी लड़कियों को जो इंटरकास्ट मैरिज करके ले जाते हैं, वहाँ तस्करी हो जाती है उनकी, वहाँ उन्हें बेस्याओं की तरह रखते हैं, मतलब उन आतंकवादियों को पूर्ति करने के लिए काम आती है वो। अपने समाज की ऐसी कितनी बच्चियाँ हैं जिनके बारे में आज तक न मोबाइल का पता है, न एड्रेस का पता है। मैं जानता हूँ ऐसी बच्चियों को, आज 30 साल से ऊपर हो चुका है। बहुत साल पहले की घटना है, जो मैं नाम भी नहीं बताऊँगा, अभी गाँव का भी नाम सबको पता लग जाएगी वो चीज़, लेकिन वो लड़की का आज तक पता नहीं। और ऐसी एक घटना नहीं, मेरे पास एक बुक है लव जिहाद के प्रकरण में, जैनियों ने निकाली है। झांसी में एक लड़की IIT पढ़ने के बाद नोएडा में सर्विस करती है। सर्विस करने के साथ साथ वहाँ पर एक मुसलमान लड़का भी करता था, तो दोनों बातचीत करते करते अट्रैक्ट हो गए, दोनों ने शादी करने की बात कर ली। तो लड़की ने कहा देखो मैं 2 बातें कभी नहीं करूँगी, एक तो मांस नहीं खाऊँगी और हिजाब नहीं पहनूँगी, वो नहीं पहनूँगी। तो लड़के ने कह दिया ओके तुम अपना धर्म फॉलो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अभी कोर्ट मैरिज करने के बाद वो नोएडा से झांसी आए। झांसी में आए तो घर तो आएंगे मम्मी पापा के पास आए, तो वो सबसे पहले जब प्रवेश कराती ना वहाँ गेट पे से, तो सबसे पहले उसने जिनवाणी रखी, जैन धर्म की बुक, तो इसके ऊपर पैर रख के घर में आ। अब उसको पहला शौक तो होता है थोड़ा सा, फिर बोले तो ये खा भी और पहन भी। तो अब वो हस्बैंड की तरफ देखने लगी, मैंने आपसे क्या कहा था। अरे बोले इनका मन रखने के लिए पहन लो और थोड़ा सा खा लो, फिर अपन चलते हैं, नौकरी करेंगे अपन, कौन यहाँ रुकेंगे।
तो वो लड़की एकदम बिखर गई। नहीं ऐसा नहीं, मैंने पहले मना किया था आपको, ये सब नहीं होगा, मेरा नाम नहीं बदलोगे, ऐसा नहीं करो। झांसी की रहने वाली थी वो लड़की भी, लड़का भी झांसी का ही था। रात को 12 बजे सास ने उसकी पिटाई कर दी तो वो भागी घर से भागी तो अपने घर पहुंच गई। और वो दरवाज़ा बहुत खटखटाया कि प्लीज़ मेरे को बुला लो घर में, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। बहुत बड़ी स्टोरी बनी सारी। लेकिन माँ बाप बहुत दुख में थे कि तूने मुसलमान से शादी करी, बहुत समझाने के बाद अब हमारा दरवाज़ा बंद हो गया, कल से हम क्या समाज में मुंह दिखाएंगे, पड़ोसियों क्या मुंह दिखाएंगे, तो भाग जाओ। नहीं तो गुस्से में उन्होंने खोला नहीं, आधा पौन घंटे तक रोती रही दरवाजे पर। वो फिर रात को वहीं चली गई। क्या करती है आप कहाँ जाती? गई, आज की तारीख में बुर्का भी पहनती है। और वो एक जैन समाज की दुकान पर आई, उधर आके उसने बताया बुर्के के अंदर, आप मुझे पहचानते हो? मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे रह रही हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। बेटे इंटरकास्ट बातें हमें सरल लग सकती हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ रियल लाइफ अलग है और रियल लाइफ अलग है। हमारी लाइफ स्टाइल का हो, हमारा आनंद लेने की स्टाइल का हो, सुखी होने की स्टाइल वो अलग है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ आप स्वाध्याय करेंगे सब समझ जाएंगे। और मैं ऐसी कितनी बच्चियों से मिला सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ बच्चियों से, उन बच्चों से कि आप इंटरकास्ट मैरिज करके असफल हुए हैं, प्लीज़ एक वेबसाइट पर आ जाओ, मी टू कैंपेन चलाओ। मी टू कैंपेन नाम सुना होगा, मी टू कैंपेन चलाओ, अपनी स्टोरी में शेयर करो। इंदौर में एक लड़की हरिजन के साथ चली गई, जैन समाज की बच्ची, ये यादव के साथ गई थी, इंदौर की सच्ची घटना है। बाद में इतनी डिप्रेशन में आ गई, सर्विस करने वाले बच्चों में ऐसा बहुत होता है, फिर डिप्रेशन की शिकार, भयंकर डिप्रेशन। शादी के पहले भी मैंने मना किया था, और शादी के बाद भी जब वो आई सब छोड़ छाड़ करके, तब इतनी डिप्रेस कि चेहरे की मुस्कान ख़त्म हो गई। आप एक बात कहूँ, एक बहुत अच्छा डायलॉग है, यूँ समझ लो, जीवन इतना छोटा है कि गलती करके मत सीखो, बहुत महंगा पड़ेगा। आप दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले लो। मेरा मतलब कि स्टडी करो। आप मेरे से पूछो ना फिल्मी दुनिया में कितने लोगों ने सुसाइड किया और क्यों किया, पढ़ो आप जा करके। ब्रेकअप कहना बहुत सरल होता है, लेकिन जिसके जीवन में ब्रेकअप होता है उसके पर क्या गुजरती है वो देखो आप। इसलिए कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़े हम में से कोई, यदि आप टोटल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो। बातें तो मेरे पास बहुत सारी इस संबंध में। आप विश्वसनीय बने, आपको विश्वसनीय जीवन साथी मिल जाएगा। जो लड़के गलत काम करते थे तो उनको भी यही लगता है पता नहीं वो कैसी होगी, पता नहीं वो कैसा होगा। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डाउट है इस मामले में। एक बात बोलूँ बेटे, एक भी चीज़ आपकी गलत हो जाती है, इसके बाद आप सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे। आप रोचन में मज़ा ही नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं तो बहुत ख़राब हूँ, मैंने तो गलत काम किए हैं, मैंने तो गलत व्यापार किया है, मैंने तो गलत, मतलब जो भी, तो वो आपको निकालने में बड़ी मेहनत लगेगी आपको। मेरे से कहो तो मैं तो 1 मिनट में निकाल दूँ, लेकिन आप में ताकत होनी चाहिए। इसलिए कभी रॉन्ग साइड मत जाइए, अच्छे बनिए। क्यों, मैंने पहला प्रश्न क्या पूछा था, आपको महावीर भगवान अच्छे लगते हैं? सुनो मैं श्वेतांबरों में जो 2 पिक्चर तैयार की उन्होंने, आपने देखी होंगी सब, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, और एक पिक्चर बनाई चल मन जितवा चलिए। बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार, समझिए बरसों बाद, एक तो मैना सुंदरी बनाई थी एक जैन धर्म की, बस एक आधा और सीरियल बना हो, कोई पारस चैनल ने बनाया हो, वहाँ की जैन धर्म की सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने वाला आज तक ना कोई पिक्चर है, कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ आप मेरे से पिक्चर ले लीजिए, थीम मैं देता हूँ। जैसे 2 पिक्चर बनी बहुत अच्छी लगी, तो ऐसी थीम आप हमसे ले लो। फिर कहता हूँ आपको, जैन धर्म का प्रचार प्रसार ना कोई राजनीति को चिंता है, ना किसी सोशल को चिंता है, दुनिया में ना किसी कम्युनिटी को चिंता है, ना किसी नेशन को चिंता है। यदि हम ही अपने से दूर होंगे तो हमारा प्रचार प्रसार कौन करेगा? यदि आपको लगता है ये तत्व सही है तो अब हमारी जिम्मेदारी है, मैंने क्या बोला था, मिलिट्री छाप भाषण, आपको तैयार होना चाहिए। हम तैयार हैं, हम करेंगे। आगे कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, आप भी सोचिए, अपन सब मिल बैठ करके सोचेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे मत बनिए अपन तो अपना लोटा छानो।
तुम जिस प्लेटफॉर्म पर हो वहाँ अपना लोटा नहीं छनता, छनेगा तो सबका छनेगा और नहीं तो नहीं छनेगा। यदि आचार्य कुनकुन भी ऐसी सोच लेते, अपना लोटा छानो, समय सार जी ना लिखते तो क्या होता? सोचो, कांजी स्वामी अपना लोटा छान लेते और करुणा करके अमृत नहीं बरसाते तो अपना क्या होता? सोचो तो जरा। जितना लिटरेचर आया है वो सबका लोटा छानने में आया है, और सुना, सबका लोटा छानने वाले के लोटा छनता है। हमें भी क्या जरूरत पड़ी? हम भी इतनी बातें क्यों कर रहे? मैं इस मामले में एक नकारात्मक सोच मिटाना चाहता हूँ। चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग दो अनुयोग हैं, और एक ही ज्ञानी के जीवन में दोनों होते हैं। जनरली जो लोग द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं ना, वो इधर से हटना चाहते हैं। क्रियाकांड में क्या रखा है, पाठशाला चलाने में क्या रखा है, समाज के चक्कर में अपने को समय खराब नहीं करना, भैया बच्चों के चक्कर में कसाई नहीं करना, इसलिए बच्चे ही मत हो। ये भी एक अच्छा गणित है, रेडीमेड मार्केट से ले लो भाई, बिल्कुल गलत बात। जी पलायनवाद, इसको पलायनवाद कहते। पलायनवाद को सम्यक दर्शन नहीं होता। समय सार क्या कह रहा है? इनके कर्ता तुम नहीं हो, ये उदय प्रमाण हो रहे हैं, इसलिए तुम मात्र ज्ञाता रहो, इसका नाम सम्यक दर्शन। हम क्या सोचते हैं? इसे रोक दो, अब सम्यक दर्शन से ना, जिस भूमिका में खड़े हो वहाँ शादी भी होगी, संस्थान भी होगी, मकान भी होगा, व्यापार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए तो इतना सा द्रव्यानुयोग का ध्यान रखोगे, तुम इनके अकर्ता हो। ये जितने जीव तुम्हारे घर में आए ना, वो अपना उदय लेकर आए, तुम उनके कर्ता नहीं हो, तुम ज्ञाता मात्र हो। इतना इतना द्रव्यानुयोग सिखाता है और कुछ नहीं सिखाता। लेकिन जनरली गलती क्या हो जाती? कमाने में क्या रखा है और फला में क्या रखा है, ऐसे नहीं करा। मैंने अभी नाम लिया, आचार्य कुनकुन स्वामी, कांजी स्वामी का नाम लिया है। मैं भी प्रचार कर, पूरे देश में घूम रहा हूँ। सम्यक दर्शन इससे मलिन थोड़ी होता है। खूब प्रचार करो, सेवा करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्यों? और कोई नहीं करेगा तुम्हारे धर्म का प्रचार प्रसार। शुरुआत में आपको याद है स्वाध्याय में क्या बात कही थी कि जैन धर्म मानने वाले कम क्यों हैं? जैन धर्म में दम होती तो सबको मानना चाहिए। भाई जैन धर्म में दम तो है, लेकिन तुम दम को समझोगे तभी तो, और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ये प्रेरणा भी करता हूँ, यदि आप 10th 12th पढ़ रहे हो, 10th खासतौर से 10th पढ़ रहे हो, तो मेरी रुचि है, यदि आप कमाना भी चाहते हो, जॉब भी अच्छा चाहते हो और जैन धर्म की सेवा भी करना चाहते हो, तो आप जयपुर स्मारक जाके पढ़ाई करो, लेकिन बिल्कुल डेवोटी की तरह, मिलिट्री की तरह। यहाँ से नहीं 4 बटन खोल लिए, यहाँ से नहीं पढ़ो। यहाँ से पढ़ना है तो जाओ ही मत, माने बिल्कुल जुनून के साथ जाओ, एक विजन लेके जाओ। आपको इंग्लिश में बहुत काम करना है। इस समय वर्ल्ड में 36 देश ऐसे हैं और 45 से अधिक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर प्रवचन सार जी पढ़ाया जाता है, जैन ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, पढ़ाने वाले पर्सियन है, जर्मनी के हैं, फ्रेंच के हैं। वो कैसे पढ़ाते हैं मैं यदि बताऊंगा ना तो आपको शर्म आएगी। मैंने भी पढ़ा है फिलॉसफी, एमए फिलॉसफी मैंने पढ़ी कॉमर्स के साथ साथ। मैं जानता हूँ इतना पुअर लेवल है जिसकी हद नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ यदि आप तैयार हो जाओगे तो फिर बहुत अनुसंधान करवाएंगे, पीएचडी करवाएंगे, रिसर्च पेपर तैयार करवाएंगे। और मेरा तो स्वप्न है कि देश छूटने से पहले एक बार भारत के मंच पर पूरे वर्ल्ड के प्रोफेसरों को बुलाया जाए और उनके सामने हमारे कांजी स्वामी प्रवचन सार के बारे में क्या थीम रखते हैं, क्या विजन रखते हैं, क्या स्टाइल उनको कहने की, प्रेजेंटेशन की, वो बताना चाहता। मज़ा तो तब आए जब पूरे वर्ल्ड के लोग पहली बार आश्चर्यचकित हों, ओह प्रवचन सार में ऐसी बात है, तो हम सब भगवान हैं, भगवान बन सकते हैं। मज़ा तो जब है वो यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर जाएं। और थैंक्स टू गॉड महावीर एंड थैंक्स टू कांजी स्वामी और थैंक्स टू आचार्य कुनकुन कहें। विजन तो है, कब पूरा हो गई तो आपको करना है पूरा। तो आप जरूर पढ़िए भी और शरीर के स्वास्थ्य की भी रक्षा कीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ आपको एलोपैथी लेनी पड़े, बिल्कुल कभी एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप वो पढ़ लोगे तो। और तीसरी बात ये बता दी, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे घर परिवार में, समाज में अश्लीलता का व्यवहार टेलीविज़न तो फैला ही रहा है, इंटरनेट फैला रहा है, पिक्चरें फैला रही हैं, मैगजीन फैला रही हैं। यदि आप भी उसे रोकने में सहयोग नहीं करोगे तो फिर पतन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रुको,
आज उनके घर से धुआं उठा है, उनकी लड़की भागी है, आज उनके इंटरकास्ट हुई है, आज फला के ऐसा हुआ है, लेकिन एक दिन आपका घर भी चलेगा। इसलिए इसको इंडिविजुअल चिंता नहीं समझिए, सोशल चिंता समझिए। यदि अपने पड़ोसी घर में आग लगी ना तो बुझाने जरूर जाओ, क्योंकि यदि नहीं बुझी तो फिर अपने घर में भी आग आ जाएगी। समझ गए होंगे? तो सोशल प्लेटफॉर्म अलग होता है चरणानी योग, और द्रव्यानी योग होता है अंदर का। आपको कहूँ तो दोनों में इतना बैलेंस है। जब ऐसे बैठो तो 3 लोग में पंच परमेष्टि भी दिखाई ना दे, अनंत सिद्ध भी दिखाई ना दे, बस मैं ही हूँ गायक, बस 3 लोग का यूनिक पदार्थ मैं ही हूँ। इसका नाम द्रव्यानियों का टॉप। चरणानियों का इतना है कि जब आंख खुले तो सभी भगवान दिखे, सब भूले हुए भगवान दिखाई दें, सबसे प्रेम करा, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, ऐसा करा। बस इतने में द्रव्यानियों चरणानियों का मेल बैठ जाएगा। पलायनवादी नहीं बनना, हमें क्या करना, नहीं नहीं, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी कह रहा हूँ, पत्नी बच्चों की नहीं कह रहा, कोई भी क्यों ना हो, वो भगवान है। अपन उसकी सेवा करें, ओगुवन करें, स्थितिकरण करें, वात्सल्य करें, जरूरत पड़ जाए टोटोमल। उन्होंने लिखा है दीपचंद जी ने लिखा है, और ज़्यादा क्या कहें, प्राण दे करके भी उसकी रक्षा करें। अपन सब फैमिली हैं। समय तो इतना ही है, समय हो गया मेरी घड़ी में, इसलिए मैं थोड़ी सी बात कहकर विराम ले रहा हूँ। बेटे, आप में से कभी कभी डिप्रेशन आए तो पहले प्लीज़ हमसे मिलना, विदाउट एनी क्या कहना चाहिए, परिचय के। आप जी मत सोचना और वो तो हमसे फैमिलियर नहीं है, अचानक कैसे चले जाए, नहीं। मैं वर्ल्ड वाइड निमंत्रण देता हूँ, कभी आप डिप्रेस हो तो मेरे से मिलो। नंबर 1, सुसाइड करने की कभी मत सोचो। यदि आप सुसाइड कर रहे हो तो आप मर के हमारे पास आ जाओ। जन्म हो गया, उसमें क्या दिक्कत, वहाँ मर गए, इधर जन्म हो गया, तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको रखूँगा, चाहे कोई हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आत्मकल्याण के साथ साथ आप केवल इतने काम करो। बच्चियों को समय तो नहीं बचा, ये कल्चर की बात और मुझे कहना है, आज तेजी से डाइवोर्स बढ़ रही है। आज की तारीख में 90% लड़के लड़कियों को भरोसा नहीं कि जन्म जन्म का साथ है। सबको ऐसा लगता है 2-4 साल टिक जाए यही बहुत है। मैंने एक गलत सोच है थोड़ी। डाइवोर्स के कारण मैं बता देता हूँ, मेरे जाने के बाद आप चाहो तो डिस्कस करना। मैंने ये 2-4 से बातें जो कल्चर की बोली, उन पर आप अपने अपने विचार रखें। डाइवोर्स का मूल कारण ये है कि 90% बच्चियों की स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम मॉर्निंग है। ये डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण है। इससे क्या मतलब, 3 साल की बच्ची 22 साल की उम्र तक मॉर्निंग में चली जाती है, तो जो वो डाइल्यूशन था उसका घर में कल्चर के साथ, खाने पीने का, पानी छानने का, बर्तन मांजने का, धोने का, कपड़ा धोने का, जो जो देखती थी वो, रसोई बनाने का, आहार दान देने का, वो पूरा का पूरा कल्चर कट गया। 90% लड़की फ्रैंक होके वो कान में वो लगा के है हेलो है, मतलब वो सब कर लेगी वो। आप ना उसको बिल्कुल उड़न परी बना दो, सब तैयार। लेकिन उससे कहे जरा रोटी बनाओ, रोटी, पिज्जा मंगाओ नहीं। मैंने पूरे इंडिया वाइड कह रहा हूँ, मैंने केवल गांव की बात नहीं, गांव में भी स्थिति है ऐसी। गांव में तो फिर भी थोड़ा सुरक्षित है, थोड़ा। मैंने इसलिए अपने विद्यालय का टाइम जो हमने खोला है, मॉर्निंग सेशन नहीं रखा, सारी समाज को बोल दिया, आप अपने बच्चों को अपने चौके में कनेक्ट करो, आप अपने मंदिर में कनेक्ट हो, अपना लिटरेचर पढ़ाओ, कल्चर पढ़ दिखाओ, बच्चों को आहार दान देना सिखाओ, चारों प्रकार के दान की कल्चर देखने दो, ताकि बच्चा जो हम नहीं सिखा पाएंगे वो घर में सीखेगा। तो 90% बच्चियों को नहीं आता। अब कमाना आ जाता है, तो कमाने में अहंकार भी आता है। हर लड़की एक ख्वाब देखती, पहले जैसे ख्वाब नहीं रहे वो, किसी का दिल जीतना है दिल मिल नहीं। समझ गए? ज़्यादा 3-5 करेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। आजकल के गेम में पहले झगड़े होते थे सास बहू के, अब झगड़े हैं हस्बैंड वाइफ के। वो कमाती है, ये भी कमाता है,
हाँ, बस गणित ही गलत हो गया सारा। मैं जब भी कभी बच्ची ऐसी बात करती है तो मैं पूछता हूँ, बेटे तुम्हें सास ससुर की सेवा के बारे में क्या विजन है? इस विजन का तो विकल्प ही नहीं। और फिर संतान के बारे में, वो संतान में पलाई नहीं, बात बच्चे नहीं चाहिए। आप देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड वाइड शादी का टाइम बढ़ता चला जा रहा है, लिव इन रिलेशन लेने लगी। जी तो बहुत गलत धंधा है, बहुत ही बुरी हालत है। यदि मैं इसकी बुराई करूं तो कहाँ तक करूँगा? आप पढ़ के देख लो न्यूज़पेपर में लिव इन रिलेशन की हालत क्या है। मैंने अनाथालय जैसे रह रहे बस, लावारिस। सुना, सभी लोगों से कहते हैं आपका शरीर बहुत पवित्र है, हर कोई के लिए नहीं है वो। आपका शरीर से तीर्थंकर जन्मते हैं, आरिका जन्मती है, आचार्य कुन जन्मते हैं, पूज्य कांजी स्वामी जन्मते हैं। आपके शरीर को इतना हल्का मत समझो। सड़क छाप बच्चे पैदा नहीं होते और बेस्याएँ पैदा नहीं होती हमारे यहाँ। अपने शरीर की गरिमा समझो इस बात को। तो डाइवोर्स इसलिए हो रहे। तो मैं फिर कहता हूँ, मम्मी एक बात सच्ची है, वो कह के छोड़ता हूँ। नई दुनिया है, इंदौर से छपता था, और जगह छपता हुआ, इंदौर की बात कर रहा हूँ। तो न्यूज़ पेपर में एक छोटी सी कहानी आई कि एक मंदिर में एक महिला दूसरी महिला से बोली, मेरे छोकरे के लिए कोई अच्छी सी लड़की बता। तो अच्छी लड़की कैसी? अब तुम जानती हो, अब मेरे से तो बनता नहीं है, थोड़ा रसोई भी संभाल ले, बर्तन भी मांज ले, कपड़ा भी धो ले, सारा घर संभाल ले, ऐसी लड़की चाहिए। और सुना, मेरे लड़की के लिए भी एक अच्छा सा लड़का बता। तो क्या लड़का कैसा चाहिए? देखो तुम्हें पता है मेरी लड़की ने रोटी तो बनाई नहीं कभी काम तो उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन कमा लेती है, वो जॉब करती है, कमा लेती है। तुम कोई ऐसा लड़का बताओ जिसके घर में नौकर चाकर हों, उसे बर्तन नहीं मांजने पड़े, कपड़े नहीं धोने पड़े, रोज़ रसोई नहीं बनानी पड़े, और सास ससुर हो नहीं। हाँ, उन्हें कोई, उसके पास कोई जिम्मेदारी ना बचे, ऐसा कोई घर बताओ। मैंने इस कहानी में समझ गए होंगे आप, डिप्लोमेसी। हर महिला को अच्छी बहू चाहिए, लेकिन अच्छी बेटी तैयार नहीं कर सकते, बहुत कठिन बात। मैंने इतनी ज्वलंत बातें बताई हैं कि बहुत मुश्किल है इनके। लेकिन जब 3 बातों का पालन करोगे जो मैं बता रहा हूँ, इनमें से रास्ता निकलेगा। हमारी भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। आप उन सब का पालन करें। सारे में सब कहा मैंने। आप जो मेरे लेख हैं वो पढ़ भी सकते हैं, पहले के हैं कुछ लेक्चर वो सुन भी सकते हैं हेल्थ के बारे में। मैंने ज़्यादा नहीं तो 2-3 लेक्चर तो सुन ही लें कम से कम, जो डे टू डे लाइफ में आपको काम आ जाए। ये बातें मैंने कही, आपको अच्छी लगे तो इन फैलाइए, विदाउट एनी हेजिटेशन इन पर चर्चा करिए, समूह बनाइए, जो आप कर सकते हो वो करिए। मेरे से पूछोगे तो मेरे पास सारे पेपर्स हैं हर तरह के, आप उनको आगे बढ़ाइए। मैंने मिलिट्री जैसा काम चाहता हूँ, आपको एक संगठन है ही, आप आपस में मिलिए, अच्छी बातें करिए, दूर भगा में बुरी रीतियाँ और सुखद रीति का करें प्रचार। बराबर? कोई क्वेश्चन? बहुत खतरनाक बातें बोली इसलिए हिम्मत नहीं ना। एक्चुअली इस सब है अगेंस्ट द फ्लो। मैं जानता हूँ आप जहाँ जी रहे हो वहाँ फ्लो कुछ और है, और मेरी बातें, ये तो आपको मेरे से प्रेम है इसलिए आपने सुन भी लिया और चेहरे से प्रेम भी दिखाया। लेकिन नहीं तो अंदर में से क्या तुम वैसी बातें करते हो, ऐसा लगेगा। लेकिन नहीं, रियली यदि आप दुखी नहीं होना चाहते, डिप्रेशन नहीं लेना चाहते, तो 3 बातों को फॉलो अप करो। ठीक? कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई बात नहीं, लिख के दे देना, शाम को भी चर्चा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप सब जुड़े, और एक निमंत्रण भी दे रहा हूँ, सुबह देना चाहिए था मुझे, मैं आज शाम को दे देंगे, तो अभी भी दे रहा हूँ। आप सब लोग जुड़े रहिए। सूरत आपके पास में है, वहाँ सूरत में एक 18 दिन का शिविर है। आपकी छुट्टियाँ भी होंगी 18 मई से 5 जून। पूरे देश के मेरे जो चाहने वाले हैं, जिन्हें मैं भी चाहता हूँ, आप भी मुझे चाहते हो, मैं आपको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हम बहुत अधिक अपन सभी संख्या में इकट्ठे हों, भाई बहन, और अपन वहाँ पर भी अच्छी चर्चाएं 18 दिन तक कंटिन्यू तात्विक चर्चाएं भी करेंगे और भी चर्चाएं करेंगे, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाए। अब एक छोटी सी पिक्चर आप निकाल लेना, प्रोजेक्टर चालू करो। पॉइजन ऑन द प्लेटर,
ये पिक्चर आप दिखाएंगे और आप देखेंगे, इसमें आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में GM फूड चल रहा है। आप जानते हैं GM फूड के बारे में? कितने लोग जानते हैं GM फूड के बारे में? 1 2 3 4 8 10 लोग भी नहीं जानते ज़्यादा तो हैं। अभी आपको पिक्चर इसलिए दिखा रहे हैं हम जानबूझ करके। जेनेटिक मॉडिफाइड पिक्चर मतलब फूड होते हैं। जैसे इस समय मार्केट में आप स्वीट कॉर्न खाते हैं, स्वीट कॉर्न, तो स्वीट कॉर्न GM फूड है। मैंने इसको ऐसा हाइब्रिड कर दिया गया है। हाइब्रिड कर देते तो अभी अच्छा था, नहीं तो हाइब्रिड भी नहीं है। बिच्छू के बॉडी में से जीन्स निकाल लिए जाते हैं, सांप में से निकाल लेते हैं, मगरमच्छ में से निकाल लेते हैं, मछली में से निकाल देते हैं, और फिर इस जीन्स को एक क्रॉप्स के साथ, कॉर्न के सब्जियों के साथ उसको जोड़ते हैं, तो फिर एक नया बीज तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्वीट कॉर्न खाने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसका आटा तैयार नहीं कर सकते आप, इसकी सब्जी नहीं बना सकते, इसके पकोड़े नहीं बना सकते। कच्चा भी खा लोगे तो खा सकते हो। स्वीट कॉर्न इस समय बहुत चल रहा है, अमेरिकन मक्का के नाम से भी आप इसे जानते हैं, लेकिन ये टोटली जेनेटिक मॉडिफाइड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाएंगे आपको, वो आप देखें, कम से कम एक बार पता लगाएं, और हो सके तो अवेयरनेस बढ़ाएं। देख लेना उसमें से चला के, मैं निकल जाऊँ? ठीक है।